चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था वो था हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, मतलब गॉस की प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग। अभी हमें क्या करना है, हमें अभी और भी अनुप्रयोग समझने हैं जो कि गॉस की प्रमेय के ऊपर आधारित होंगे। ठीक है, जिसके द्वारा हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करना होगा। जैसे प्रीवियस टॉपिक में हमने किया था, प्रीवियस टॉपिक पे हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट किया था गॉस थ्योरम को यूज़ करते हुए। ठीक है, अभी हमें इसी एप्लीकेशन को वापस से उसी मेथड के द्वारा समझना है जिसमें कि हम गॉस की थ्योरम को यूज़ करेंगे और गॉस की थ्योरम को यूज़ करते हुए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब ये हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है जिसका नाम है अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कि आपको एक अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर यूज़ करनी है जिसके निकट किसी भी दूरी पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले एक अनंत विस्तार की एक समतल चादर बना रखी है जो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रही है। ठीक है, अनंत विस्तार का मतलब होगा कि उसकी आपको ना तो लेंथ फाइनाइट होगी ना ही उसकी ब्रेड्थ फाइनाइट होगी। मतलब ना तो उसकी लंबाई फाइनाइट होगी आपके पास, ना ही उसकी चौड़ाई। मतलब देखो मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लगा रखा है, मतलब ये चौड़ाई कितनी भी हो सकती है। हमने सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए इसे एक छोटी शीट मान ली है, लेकिन एक्चुअली ये है नहीं। ये एक इनफाइनाइट लेंथ और विड्थ की आपके पास कोई शीट है। ठीक है, जिसमें मैंने डॉटेड दिखा रखा है। डॉटेड का मतलब ये है कि ये अनंत विस्तार की है। अब देखो इसकी अगर ऊंचाई की बात करूं तो भी ये ऊपर डॉटेड है, नीचे डॉटेड है। इसका मतलब क्या है कि ये ऊपर भी अनंत की साइड जा सकती है और नीचे भी अनंत को रीच कर सकती है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करूं तो उसमें भी डॉटेड लगा रखा है। इसका मतलब क्या है, ये चौड़ाई में भी कितनी भी हो सकती है, यानी कि कितना भी हम इसे खींच सकते हैं। तो ये डॉटेड का मतलब यहाँ पे इसको अच्छे से क्लियर करता है कि ये एक अनंत विस्तार की शीट है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात। अब उसके आगे ये करना है कि आपको किसी एक बिंदु पर इस समतल शीट की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करनी है। तो मैंने क्या किया, इसके सेंटर से, ठीक है, आर दूरी पर मैंने कोई एक पॉइंट P मान लिया। ठीक है, आर दूरी पर मैंने एक पॉइंट P मान लिया जिस पर मुझे क्या करना होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करना होगा। अब देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैलकुलेट करना है तो ये तो कंफर्म है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा किसी ना किसी चार्ज की वजह से आएगी। जब चार्ज की बात कर रहे हैं तो मैंने क्या किया, मैंने जो एक अनंत विस्तार की समतल चादर मानी थी, मैंने उस पर आवेश को एक समान रूप से वितरित कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो रहेगी, एक समान आवेशित चादर हो जाएगी। लिखा है ना, एक समान आवेशित चादर। तो एक समान आवेशित चादर का मतलब क्या हुआ कि एक अनंत विस्तार की चादर के केंद्र से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैंने इस चादर पर आवेश को एक समान रूप से वितरित कर दिया। अब जब इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित कर दिया गया है, जिसकी वजह से मैं बिंदु P पर क्या निकाल सकता हूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकता हूं। अब बात आती है आवेश वितरण की। तो यहाँ पे जो आवेश वितरण किया गया है, ये मैंने मान लिया है कि मैंने इसको किया है धनावेश। आप इसका ऋणावेश भी कर सकते हो, ऐसी कोई कंपलसरी कंडीशन नहीं होगी कि आप इसका ऋणावेश नहीं कर सकते हो। आप इस पर ऋणावेश भी कर सकते हो एक समान रूप से वितरित, और धनावेश भी कर सकते हो, कोई सा भी कर दो। ठीक है, जब आप ऋणावेश करोगे तो उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी, मतलब परिमाण तो सेम होगा लेकिन उसकी दिशा अलग हो जाएगी, है ना। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा माइनस की वजह से अलग होगी, धनावेश की वजह से अलग होगी। बस दिशा में फर्क पड़ने वाला है, परिमाण में उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो देखो अब एक चीज और मैंने आपको बताया था, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब हम किसी भी आवेश को किसी भी एक रॉड पर या किसी भी एक लंबाई पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो वहां पर हमेशा लगता है रेखीय आवेश घनत्व। जब मैं लंबाई पर करूंगा तो रेखीय आवेश घनत्व, लेकिन अगर मैं किसी चादर पर आवेश का वितरण करूं तो हमेशा वहां पर लगता है पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसका मतलब होगा कि उसके एरिया पर आपने आवेश को वितरित कर रखा है। तो वहाँ पे हम उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास जो ये अनंत विस्तार की चादर है, इस पे कुल आवेश कितना है,
कुल आवेश मैंने मान लिया इस पर है Q, ठीक है, कुल आवेश तो Q है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा, तो मैंने मान लिया पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा यहाँ पे सिग्मा। सिग्मा इसलिए माना है क्योंकि इस चादर की अगर बात करूँ तो इसमें लंबाई भी है और चौड़ाई भी है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें मिलेगा एरिया। और जब हम किसी भी आवेश को पर यूनिट एरिया पर डिफाइन करते हैं तो वो कहलाता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। तब सिग्मा की वैल्यू क्या कहलाएगी, सिग्मा बराबर है Q/A। इसे मान लिया मैंने इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस समझ आया। मैंने ये माना कि मेरे पास एक अनंत विस्तार की चादर है जिसपे कि मैंने धन आवेश को वितरित कर रखा है। अब कुल आवेश अगर मेरे पास Q है तो इसके पर यूनिट एरिया पर, यानी कि इसके एकांक एरिया पर अगर आपको आवेश ज्ञात करना हो तो आप वहाँ पे लगाओगे पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डिफाइन होने वाला है वो एरिया डिफाइन होगा। जब भी एरिया की बात की जाती है तो वहाँ पे लगाते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। अगर ये होती सिर्फ लंबाई या ऊंचाई तो हम क्या लगाते हैं यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व, जो कि सिर्फ एक डायमेंशनल बॉडी पर काम करता है। तो यहाँ पर मुझे शीट पर बात करनी है तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसकी वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा बराबर किसके होगा, Q/A। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आवेश प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितना वितरित किया गया है, जो सिग्मा के बराबर होगा। बात समझ आ गई। अब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये कि बिंदु P ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि वो हमारे राइट हैंड पर होगा, वो हमारे लेफ्ट हैंड पे भी तो हो सकता है। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास जो बिंदु P है वो R दूरी पर जैसे आगे था ऐसे ही पीछे भी हो सकता है। तो मैंने इसको लिख दिया P', इसको मान लिया P। तो इसका मतलब क्या है कि R दूरी पर या तो वो हमारे राइट हैंड पर हो सकता है या फिर वो हमारे लेफ्ट हैंड पर हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास शीट है, शीट कुछ इस तरह की होगी जिसकी आप इधर भी निकाल सकते हो और इस शीट के आप इधर भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन दोनों ही केस में हमारे पास दूरी क्या मानी रहेंगी, सेम। तो आप शीट के या तो राइट हैंड पे देखो या फिर लेफ्ट हैंड पे देखो। तो लेफ्ट हैंड पे भी R दूरी पर और राइट हैंड पे भी R दूरी पर आपको क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब यहाँ पे एक बात बताओ, कहीं ना कहीं बिंदु R जो देखोगे वो इसके एक समान दूरी पर है, यानी कि इधर भी R है इधर भी R है। तो ये किसको कहते, इसको हम क्या कहते हैं, सममिति। सममिति का मतलब होता है सिमेट्रिक। सिमेट्री का मतलब हो गया कि जितनी दूरी इधर है उतनी ही दूरी इसकी लेफ्ट हैंड पे भी होगी। बात समझ आ गई। अब मेरे को क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो गॉस की प्रमेय ये कहती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा किसी न किसी गॉसियन पृष्ठ के द्वारा ही कैलकुलेट की जाती है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे एक गॉसियन पृष्ठ बनाना होगा। और गॉसियन पृष्ठ हमेशा ऐसा बनाया जाता है जो कि बिंदु P से तो पास हो और शीट पर जो आवेश है उसका कुछ भाग एनक्लोज कर पाए, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो आवेश गॉसियन पृष्ठ के अंदर होगा वो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे सकता है, लेकिन जो आवेश गॉसियन पृष्ठ के बाहर होते हैं उनकी वजह से कभी भी वैद्युत फ्लक्स और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट नहीं की जाती है। आप इस चीज़ को प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो और रिवाइज करना हो तो रिवाइज भी कर लो, जिसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर कोई आवेश किसी भी पृष्ठ के बाहर रखा हुआ है तो बाहर की वजह से हमेशा क्या होता है, बाहर की वजह से हमेशा वहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है, क्योंकि एंटर करने वाला फ्लक्स और एग्जिट करने वाले फ्लक्स की वैल्यू हमेशा बराबर होती है, जिसकी वजह से नेट फ्लक्स कितना हो रहा था, जीरो। जब फ्लक्स जीरो हो गया तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, जीरो हो जाएगी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कि अगर कोई आवेश बाहर रखा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी, लेकिन अगर कोई आवेश उस पृष्ठ के अंदर रखा है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट की जा सकती है। अब तो मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा गॉसियन सरफेस यहाँ पर ड्रॉ करना है जिसमें कुछ आवेश अंदर आ रहे हैं और बाकी बचे हुए बाहर रह जाएं। तो हमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी वो किसकी वजह से निकालनी होगी, वो हमें निकालनी होगी उस गॉसियन सरफेस की वजह से, ना कि बाहर रखे हुए आवेशों की वजह से। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बिंदु P और बिंदु P' से पास हो सके एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ मान लिया। तो जिसके लिए मैं यहाँ पे मान सकता हूँ कि मेरे पास एक बेलन होगा, क्योंकि बेलन एक ऐसा है जो दोनों ही सरफेस से पास हो सकता है। तो मैंने क्या किया, बिंदु P से पास होता हुआ एक, बिंदु P' से पास होता हुआ एक क्या किया, गॉसियन सरफेस बना लिया, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से होगा,
ठीक है, तो ये बन गया गॉसियन पृष्ठ। अब गॉसियन पृष्ठ की अगर बात करूं तो आप ये मानोगे कि आपके पास एक गॉसियन पृष्ठ है जो कि इससे केंद्र से आर दूरी इधर और आर दूरी इधर है, जो इस पर क्या बनाएगा, सममिति बना देगा। सममिति बना गया, ठीक है। तो मैं ये मान सकता हूं कि मेरे पास एक ऐसा भी काल्पनिक बात की जा सकती है कि मेरे पास एक्चुअली जो सिलेंडर था वो मेरे पास एक टाइम में एक जगह था, मतलब कि कुछ इस तरह से, मतलब ये शीट पर एक सरफेस है जो इसके आगे आगे है। अगर बिंदु P पीछे होगा तो इसको डॉटेड कर दो, ठीक है। डॉट करने का मतलब ये काल्पनिक है, या तो ये पीछे होगा या आगे होगा, किसी भी एक पॉइंट पर हो सकता है। दोनों पॉइंट पर आप एक बार में भी डिफाइन कर सकते हो और अलग अलग भी कर सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है और एक साथ भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे कर्व बना दिया, जिसका मतलब ये शीट को भी क्या कर रहा होगा, कवर कर रहा होगा, ठीक है। अब इतने पोर्शन के अंदर जो भी आवेश आ रहा होगा इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी। और जो इस पोर्शन के बाहर हैं, बाहर वालों की वजह से कभी भी कोई भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट नहीं होगी। मतलब कि ये आवेश कभी भी आपको क्या नहीं देने वाले हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं देने वाले हैं। जो इस गॉसियन सरफेस के अंदर हैं वो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करके दे सकते हैं। बात समझ आ गई। अब करेंगे क्या, करेंगे ये मैंने आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात की जाए वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या यूज करेंगे, फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट डी ए। अगर डी ए की बात करूं तो यहाँ पे स्मॉल है तो फ्लक्स भी कैसा होगा, स्मॉल होगा। मतलब कि आपको इस गॉसियन पृष्ठ पर छोटे छोटे क्या लेने होंगे, आपको छोटे छोटे यहाँ पे क्षेत्रफलीय अवयव बनाने होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले की तरह, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपको इस सिलेंडर को छोटे छोटे अवयवों में ब्रेक करना होगा। तो अब अगर बात करें इस गॉसियन सरफेस पे हमारे पास दो तरह के पृष्ठ हैं। एक तो सपाट पृष्ठ, एक सपाट पृष्ठ ही है, एक सपाट पृष्ठ ही है, और एक है इसका वक्रीय पृष्ठ। वक्रीय पृष्ठ हो गया ये वाला और सपाट पृष्ठ हो गया ये वाला। तो मैंने मान लिया सपाट पृष्ठ है मेरे पास एक S1 और एक है मेरे पास S2 और वक्रीय पृष्ठ है मेरे पास S3, ठीक है। तो ये हो गया गॉसियन पृष्ठ। इस गॉसियन पृष्ठ के मैंने दो पार्ट मान लिए, S1 S2 हो गए सपाट पृष्ठ और S3 हो गया मेरे पास वक्रीय पृष्ठ। अब सपाट पृष्ठ पर आप क्या करो, एक स्मॉल एलिमेंट मान लो S1 पर, ऐसे ही एक स्मॉल एलिमेंट मान लो S2 पर। तो S1 पर एक एलिमेंट होगा, ऐसे ही एक S2 पर एलिमेंट होगा और ऐसे ही एक S3 पर मान लो। तो S3 पर ही मैंने मान लिया। अब मैं आपको बता चुका हूं किसी भी अवयव की अगर बात की जाए तो उसका एरिया मैंने मान लिया कितना होगा, DA होगा। इसका एरिया भी मैंने मान लिया DA होगा, इसका भी एरिया मैंने मान लिया कितना होगा, DA होगा। तो मैंने मान लिया कि हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल DA है। हर एक पृष्ठ का क्षेत्रफल आपने जो DA माना है, इसी के पृष्ठ की वजह से आप क्या करोगे, जैसे मैंने बोला क्षेत्रफलीय अवयव कितना है DA, इसका अपना एक सदिश होगा जो इसकी क्या बताएगा, दिशा बताएगा। उसकी दिशा हमेशा उसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर होती है। मैंने आपको बता चुका हूं कि क्षेत्रफलीय अवयव की अगर बात की जाए तो उसका अपना एक क्षेत्रफलीय सदिश होगा। उस क्षेत्रफलीय सदिश की अगर बात की जाए तो उसकी डायरेक्शन हमेशा पृष्ठ के लंबवत या अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी पृष्ठ के, ठीक है, किसी भी पृष्ठ की अगर बात की जाए तो इसका क्षेत्रफलीय सदिश उसके हमेशा अभिलंबवत ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर या फिर बाहर की ओर या फिर अंदर की ओर होगी। तो मैंने मान लिया कि मेरे पास ये क्षेत्रफलीय अवयव है जिसका एरिया DA है, तो इसका क्षेत्रफलीय सदिश बाहर की ओर होगा जिसकी वैल्यू कितनी है, DA। ऐसे ही इसकी भी हो सकती है, इसका अवयव कितना है, DA, जिसके क्षेत्रफलीय सदिश की वैल्यू कितनी होगी, DA वेक्टर, जो कि बाहर की ओर होगी। अब आवेश को देखो, आवेश यहाँ पे कैसा है, धनावेश। धनावेश होने की वजह से इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हॉरिजॉन्टल और बाहर की ओर होगी, क्योंकि धनावेश की वजह से हमेशा बाहर होती है और ऋणावेश की वजह से हमेशा अंदर होती है। तो मैंने मान लिया कि धनावेश की वजह से इसके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बाहर होगी, जो कि किसके अलोंग होगी, जो कि क्षेत्रफलीय सदिश के अलोंग होगी। वो मैंने मान लिया कितना होगा, E, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया धनावेश से हमेशा दूर होती है, तो वो बाहर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है दूर। तो मैंने मान लिया यहाँ पर होगी E, जो कि इसके बाहर होगी। अब यहाँ की बात करूं तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरे पृष्ठ पर एक समान होगी और
एक समान परिमाण में होगी और दिशा में एक जैसी होगी। मतलब अगर बात करूं कि इसके सेंटर से जो दिशा थी वो इस तरह से है, यानी कि हर एक एलिमेंट पर कैसी होगी, हर एक एलिमेंट पर हॉरिजॉन्टल होगी। मतलब कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस अवयव पर कहाँ होगी, इधर की साइड होगी, जबकि इसका क्षेत्रफलीय सदिश कहाँ होगा, इसके अभिलंबवत ऊपर की ओर होगा। ठीक है, तो क्षेत्रफलीय सदिश होगा अभिलंबवत ऊपर की ओर, जबकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, वही एक्स डायरेक्शन के अबाउट। अब पूरे पृष्ठ पर आप एक ही डायरेक्शन मानोगे, जैसे इधर जा रही है तो इधर, इधर मानोगे तो इधर, इधर मानोगे तो इधर, हमेशा एक्स डायरेक्शन मानोगे। ठीक है, तो अब अगर बात करें कि S3 की, तो मैं मान लेता हूं अवयव S3 के लिए पहले, तो S3 के लिए अगर बात की जाए d5 बराबर कितना होगा, E डॉट डी ए। अब जब मैं इसकी डॉट को हटाऊंगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा। और S3 की अगर बात की जाए तो S3 के लिए थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। देखो 90 डिग्री बन रहा है ना, E और DE के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का एंगल होने की वजह से थीटा हो गया 90, यहाँ पुट कर दो तो d5 बराबर कितना आएगा, d5 बराबर आएगा E DA cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो d5 कितना हो गया, 0। तो S3 के लिए आया कितना, 0। ऐसे ही आप निकाल सकते हो अवयव S1 के लिए। तो S1 के लिए अगर बात की जाए तो d5 बराबर कितना होगा, E डॉट डी ए। एरिया तो सबका सेम है, लेकिन अगर S1 की बात की जाए तो हमारे पास एंगल कितना होगा, हमें ये पता करना होगा। तो एंगल कितना आ रहा है सर, ये देखें, थीटा बराबर E और डी ए एक ही दिशा में है, एक ही दिशा में होने की वजह से थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री, और 0 डिग्री का मतलब हो गया d5 इक्वल्स टू E डी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 1। तो ये कितना आ गया, E डी ए। तो D S1 है, मैंने 5 मान लिया। ऐसे ही ये S3 था, मैंने ये से 3 मान लिया। अब देखो S1 के लिए कर लिया, S2 के लिए भी कर लेते हैं। जब हम बात करेंगे अवयव S2 के लिए, तो S2 के लिए अगर देखोगे तो यहाँ पे देखने वाली बात वो है कि अगर बात की जाए S2 के लिए तो d5 बराबर होगा E डॉट डी ए, और यहाँ पे वही ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू अगर देखोगे तो यहाँ पे कितनी आ रही है, डी ए और ई एक ही दिशा में होने की वजह से इनके बीच का एंगल कितना हो गया, वापस से 0 डिग्री। तो d5 बराबर कितना होगा, ई डी ए। अब देखो अगर बात करूं कि ये दोनों एलिमेंट कैसे हैं, स्मॉल एलिमेंट हैं, तो हम क्या करेंगे, जब मुझे ओवरऑल का निकालना होगा तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना होगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास S3 की वजह से तो हो गया 0, यानी कि वो तो काउंट होने वाला नहीं है। बचे कौन कौन से, S1 की वजह से और S2 की वजह से। अगर मुझे ओवरऑल निकालना है तो मुझे ओवरऑल निकालने के लिए क्या करना होगा, दोनों को ऐड। तो मैं ले लेता हूँ कि S1 व S2 की वजह से कितना होगा, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड। तो d5 बराबर हो जाएगा d5 प्लस d5 यानी कि ई डी ए प्लस ई डी ए। लेकिन ये कौन से पृष्ठ की वजह से, S1 की वजह से, और ये कौन से पृष्ठ की वजह से है, S2 की वजह से। हम हमेशा करते हैं क्लोज इंटीग्रेशन S1 की वजह से और S2 की वजह से। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना है ना। तो ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, संपूर्ण पृष्ठ की वजह से। तो जिससे कि मुझे क्या मिलेगा, ओवरऑल 5। तो ओवरऑल 5 जो मुझे यहाँ पे निकालना है, तो ओवरऑल 5 किसकी वजह से आएगा, ओवरऑल 5 होगा मेरे पास इसका इंटीग्रेशन और d5 का इंटीग्रेशन और d5 का। तो संपूर्ण पृष्ठ से जब भी निकालना हो तो आप हमेशा उसके लिए क्या करोगे, आप हमेशा उसके लिए करोगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होगा इसका S1 सरफेस के अबाउट, इसका होगा S2 सरफेस के अबाउट। तो E क्या हो गया, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन S1 का dA के लिए प्लस E हो गया कांस्टेंट S2 और dA के लिए। अब अगर देखूँ यहाँ से एरिया इंटीग्रेशन करोगे तो एरिया ही बाहर आएगा, यहाँ से भी क्या आएगा, एरिया बाहर आएगा। अच्छा, दोनों ही S1 और S2 की बात की जाए, दोनों कैसे हैं, सममित। सममिति का मतलब हो गया दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। सममिति होने की वजह से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2EA, दोनों को मैंने ऐड कर दिया। यहाँ से क्या आएगा EA, यहाँ से क्या आएगा EA, और जब EA को EA के साथ ऐड करोगे तो क्या आएगा 2EA। तो ये 5 बराबर हो गया 2EA। ठीक है, अब बात क्या करनी है, बात हमें करनी है गॉस की प्रमेय यूज। और गॉस की प्रमेय की अगर बात करूं तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है, हम वो देख लेते हैं। तो गॉस की प्रमेय हमें कहती है फाई बराबर होता है 1/ε0 और गॉसियन सरफेस के द्वारा घेरा गया कुल आवेश। तो आप लिख सकते हो गॉसिय पृष्ठ
के द्वारा घेरा गया कुल आवेश। ठीक है, आप Q तो लिख नहीं सकते क्योंकि गॉसियन सरफेस के द्वारा पूरा Q तो नहीं आएगा। जैसे मैंने माना था कि मैंने पूरी अनंत विस्तार की शीट पर कुल आवेश Q को क्या किया है, एक समान रूप से वितरित किया है। अब Q तो ये वाले में भी आएगा, ये वाले में भी आएगा, ये वाले में भी आएगा, यानी पूरा Q था तो सिर्फ ये वाला Q तो नहीं हो सकता ना, ये तो Q से कम ही होगा। तो मैंने अभी क्या बताया कि हमने Q को पूरी शीट पर वितरित किया है, ना कि सिर्फ मैंने सिलेंडर के अंदर Q किया है। सिलेंडर के बाहर Q से सिलेंडर के अंदर Q से कम होगा, लेकिन ओवरऑल Q होगा। अब आपको पता है जब भी हमारे पास क्वांटिटी कम होगी तो हम कौन सा यूज करेंगे, इक्वेशन 1 को यूज कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 से Q बराबर क्या होगा, सिग्मा ए। एरिया जितना कम आवेश उतना कम, एरिया जितना ज्यादा आवेश उतना ज्यादा, सीधा सीधा फंडा लग जाएगा। तो यहां पर हमें क्या लिखना है, गॉसियन पृष्ठ के द्वारा घेरा गया कुल आवेश। कुल आवेश तो मेरे पास है नहीं, तो मैं रेट ही पता करूंगा। और रेट हम किससे निकालते हैं, रेट हमेशा निकालते हैं सिग्मा से। सिग्मा बराबर क्या आएगा, Q अपॉन ए। तो Q की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, सिग्मा ए। तो यहाँ पे इसे पुट कर दो तो क्या आएगा, फाई इक्वल्स टू आएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आ गई। तो फाई बराबर क्या आएगा, सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे हम सारा आवेश ना लेकर मैं यहाँ पे एरिया के बेस पर देखूंगा कि कितना मेरे पास आवेश आ रहा होगा। देखो एरिया अगर यहाँ पे मान लो पूरी शीट का एरिया अनंत विस्तार की थी, मैंने मान लिया कि उसका एरिया तब भी 100 मीटर स्क्वायर है, लेकिन मेरे पास जो सिलेंडर है वो सिर्फ 1 मीटर स्क्वायर ही कवर कर पा रहा है। तो मैं यहाँ पे एरिया कौन सा रखूंगा, सिर्फ कौन सा वाला, सिलेंडर वाला, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर रखूंगा, ना कि 100, जिससे कि इसकी वैल्यू अपने आप ही क्या हो जाए, रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही 100 रखोगे तो ज़्यादा आएगा, 1 रखोगे तो कम हो रहेगा अपने आप ही। देखो ए की वैल्यू का आप अगर 100 रखते हो यहाँ पर तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू ज़्यादा हो रहेगी, लेकिन 1 रखोगे तो अपने आप ही कम हो रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि आप उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हो। पास समझ आ गई। तो वैल्यू यहाँ पे अपने आप ही रिड्यूस हो जाएगी। सबको क्लियर हुआ। कहना ये चाह रहा हूँ, देखो जैसे मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास एक शीट है, इसका एरिया था 100 मीटर स्क्वायर, इसमें छोटे छोटे एलिमेंट बनेंगे इस तरह से कुछ। ठीक है, मान लिया कि ये पर यूनिट एरिया के हिसाब से है। अब जितना ज़्यादा एरिया लूंगा उतना ज़्यादा इसका एरिया बढ़ता रहेगा और आवेश भी उसी के हिसाब से बढ़ता रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं पूरी शीट पर नहीं निकालना चाहता, सिर्फ एक ब्लॉक की वजह से निकालना चाहता हूँ जिसका एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। तो अब पूरी शीट पर मान लो आवेश आया था कुल मिला के 100 यूनिट, तो एक पर कितना होगा, 1 यूनिट तो होगा। तो इसी वजह से हम एरिया भी उसी का यूज करेंगे और आवेश भी उसी पर निकल के आ रहेगा। तो ये वाला फंडा मैं आपको क्लास में समझा भी चुका था पहले, तो आपको वही चीज़ यहाँ पे यूज करनी है। तो ये एरिया कम होने की वजह से अपने आप ही चार्ज की वैल्यू क्या हो रहेगी, कम हो रहेगी। अब आपको करना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन 2 और 3 को आप यूज करो। इक्वेशन 2 और 3 को जब आप यूज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यहां से मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किस तरह से यूज होगी वो देखें। आप क्या करो, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को यूज करो। तो 2EA बराबर होगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो ए से ए खत्म हो गया तो ई बराबर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग इनफाइनाइट शीट। तो आप ध्यान रखोगे कि अनंत विस्तार की चादर की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखो क्यू नहीं आ सकता, क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि क्यू पूरी शीट पर है, जबकि सिग्मा क्या बता रहा है, सिग्मा बता रहा है कि जितना भी सिलेंडर का एरिया है उसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब धनावेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, बाहर की ओर। अगर ये होता ऋणावेश तो कहाँ होती, अंदर की ओर। देखो ई बाहर जा रहा है, अगर ये होता ऋणावेश तो कहाँ जाता, अंदर की ओर। बात समझ आ गई। तो बस परिमाण तो सेम आता, ऋणावेश की वजह से भी बस कहाँ हो रहा था, अंदर हो रहा था ये। ठीक है, तो ये डेरिवेशन आपका कंप्लीट होता है। आप इसको नोट्स में से चेक करें और अच्छे से खत्म करें ऐसे करके। और कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आए तो आप मुझे इसके बारे में बताएं। ठीक है, चलो धन्यवाद।